Hello students, welcome to all of you in the Mangnade biology classes. Myself Gunnar Mangnade. In the last class we discussed about the introduction of chapter respiration in plants. Today also we are continuing about that is respiration in plants. आज भी हम प्लांट में respiration कैसे होता है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. Okay, so how respiration occurs in plants? Respiration occurs in plants inside the cell and that's why it is called as cellular respiration. प्लांट के अंदर जब respiration होता है तो सेल के अंदर होता है और उसी को हम क्या कहते हैं, सेलुलर respiration कहते हैं. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ह्यूमन respiration में और प्लांट respiration में क्या फर्क है. ओके, आज हम प्लांट respiration के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. तो प्लांट respiration में कौन कौन सी एक्टिविटी आती है, प्लांट respiration डेफिनेशन क्या है. इट इज आल्सो कॉल्ड एज cellular respiration. Plant respiration is also called as cellular respiration because inside the cell that process of respiration occur and that process of respiration takes place in presence of cell organelles like mitochondria. Mitochondria के प्रेजेंस में होता है. ओके, इसके दो टाइप्स है सेलुलर रिस्पिरेशन के. सेलुलर रिस्पिरेशन के दो टाइप है, एक एरोबिक रिस्पिरेशन और दूसरा एनारोबिक रिस्पिरेशन. उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करते हैं. तो पहला मैंने आपको बोला कि प्लांट रिस्पिरेशन को कहते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन. इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सर्गोनिक प्रोसेस. एक्सर्गोनिक प्रोसेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सर्गोनिक प्रोसेस? एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस. रिस्पिरेशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक फूड है, जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है ना. ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सर्गोनिक प्रोसेस. या फिर इसको और एक नाम से पहचानते हैं हम लोग, दैट इज कैटाबोलिक प्रोसेस. इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैटाबोलिक प्रोसेस. कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं इसको. क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जो है रिस्पिरेशन में वो ब्रेक डाउन होते हैं ना. कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है. इसलिए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जो बॉडी यूटिलाइज करती है उसका रिस्पिरेशन में ब्रेकडाउन होता है, इसलिए कहते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस. कैटाबोलिक का मतलब डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहते हैं ना. सो क्या हो रहा है रिस्पिरेशन में, आप देख सकते हो. व्हाट हैपन इन रिस्पिरेशन? ओके, द सब्जेक्टेड टू बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन. रिस्पिरेशन क्या है, मैंने आपको कल ही बोला था, रिस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस. रिस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है. क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है. मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड मटेरियल का, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब ब्रेक डाउन करते हैं ना. किसको? फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ. ओके, किसका? रिस्पिरेटरी सबस्टेट्स. किसका ब्रेक डाउन करते हैं, किसका ऑक्सीडेशन करते हैं? रिस्पिरेटरी सबस्टेट्स. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पिरेटरी सबस्टेट? ऐसा सब्सटेंस जो रिस्पिरेशन में यूज होता है, जो एनर्जी रिलीज करने के लिए यूज होता है, उसको कहते हैं रिस्पिरेटरी सबस्टेट्स. आपने सुना होगा ये जो रिस्पिरेटरी सबस्टेट है वो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. तो कौन कौन से रिस्पिरेटरी सबस्टेट? फिर इट में भी कार्बोहाइड्रेट रहता है. रिस्पिरेटरी सबस्टेट कौन कौन से रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट है, या फिर प्रोटीन है, या फिर फैट है, या फिर ऑर्गेनिक एसिड है. सो व्हाट इज दिस? These are all called as respiratory substrate, जिसका यूज रिस्पिरेशन में होता है. किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए. ओके, सो दे आर respiratory substrate. ओके, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन. अमॉन्ग दैट रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ये जो पूरे रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उसमें से बॉडी जनरली कौन सा यूटिलाइज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स. अमॉन्ग डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जनरली बॉडी यूज व्हाट, या जनरली यूज्ड रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट है. और अमॉन्ग कार्बोहाइड्रेट में से कौन सा यूज करते हैं? जनरली ग्लूकोज करते हैं ना. मतलब हमारी बॉडी क्या करते हैं, ग्लूकोज इजीली रेडीली अवेलेबल होने की वजह से अब्सॉर्ब कर लेते हैं. ओके, बाकी कार्बोहाइड्रेट जो है सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, वो बॉडी नहीं लेती.
मगर ग्लूकोज जो है वो इजीली ऑब्जॉर्ब करती है कोल बॉडी, इसलिए ग्लूकोज इज कॉल्ड एज रेडिली अवेलेबल शुगर इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स। सो दिस इज अबाउट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, ठीक है। एंड इसलिए ये सभी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कहाँ पे, सेल के अंदर। कहाँ पे होता है, सेल के अंदर, ठीक है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है सेल के अंदर। सो रेस्पिरेशन इज द इंट्रासेलुलर प्रोसेस। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर होने वाली इंट्रासेलुलर प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म ना, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन डाउन होकर सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्शन होता है, कैटाबोलिज्म होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे ऑक्सीडेशन होता है, जैसे ही ऑक्सीडेशन होता है, मैंने आपको बोला सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एंड ड्यू टू ऑक्सीडेशन दे रिलीज एनर्जी। ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। कैसे, स्टेप वाइज मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है ना, स्टेप बाय स्टेप एनर्जी रिलीज होती है। कुछ एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस में रिलीज होती है, कुछ एनर्जी क्रेब्स साइकिल में रिलीज होती है, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिलीज होती है। इसका मतलब रेस्पिरेशन में क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो भी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट आप यूज कर रहे हो उसका क्या होता है, उसमें से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ओके, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो आपको पता होगा एटीपी इज आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं किसको, एटीपी को। सो स्टेपवाइज रिएक्शन ऑकर इन द एंजाइमेटिक मैनर्स। तो यहाँ पे और एक क्या होता है, जैसे एनर्जी रिलीज होती है, जैसे एटीपी प्रोड्यूस होता है, तो वहां पे क्या यूज होते हैं, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस डिफरेंट एंजाइम्स आर यूज्ड ना। ओके, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का ब्रेक डाउन करने के लिए, उसका ऑक्सीडेशन करने के लिए, उसमें से एनर्जी रिलीज करने के लिए, एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स की जरूरत है, क्योंकि ये एंजाइम कंट्रोलिंग प्रोसेस है। ओके, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या चाहिए, एंजाइम की जरूरत है। एंजाइम्स आर एसेंशियल फॉर दैट ऑल प्रोसेस। ओके, एंड एनर्जी नीडेड टू बी यूटिलाइज्ड। देखिए, तो होता क्या है, जब आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत नहीं है, जब आपकी बॉडी रेस्ट कर रही है, तो क्या होगा, जो भी फूड आप खा रहे हो उस फूड का कन्वर्शन एटीपी में होता है, और वो एटीपी आपके बॉडी में स्टोर होते हैं ना, समझ में आ रहा है ना। जब आप रेस्ट कर रहे हो, जब आप फूड खा रहे हो, तब आपके बॉडी में एटीपी प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और एटीपी स्टोर होता है। और जब भी आप वर्क करना स्टार्ट करते हो, जब आप क्या करते हो, वर्किंग करना स्टार्ट करते हो, तो वो जो एटीपी है वो क्या होता है, बाद में जैसे ही आप वर्क करना स्टार्ट करोगे वैसे क्या होता है, वो एटीपी जो है, दैट एटीपी गेट हाइड्रोलाइज। मतलब कभी कभी बॉडी में क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है, या फिर कभी कभी बॉडी में क्या होता है, एटीपी का ब्रेकडाउन होता है ना। कहाँ पे, बॉडी के अंदर। ओके, इनसाइड द बॉडी समटाइम एटीपी प्रोड्यूस एंड समटाइम एटीपी ब्रेक डाउन। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या होता है, कभी कभी एटीपी प्रोड्यूस होती है और कभी कभी एटीपी ब्रेक डाउन होता है। तो क्या होता है, देखिए, एडीपी प्लस आईपी का कन्वर्शन कभी कभी किसमें होता है, एटीपी में होता है, तो उसको क्या कहेंगे, एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस कहते हैं। तो जब आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो आपकी बॉडी में क्या होता है, एनर्जी सिंथेसिस होती है ना, एनर्जी सिंथेसिस होती है। और जब आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है तो एटीपी ब्रेक होता है, और उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोलाइसिस। समझ आ रहा है ना। जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, मतलब अब्जॉर्प्शन करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, लोकोमोशन करना है, रिप्रोडक्शन करना है, अगर आपकी बॉडी को एक्टिविटी करना है, तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी है, स्टोर एनर्जी, कौन सी, एटीपी, वो क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी, और उसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। सो हियर व्हाट हैपन, ATP and ADP are called as charged and discharged batteries of cell. Okay, ATP क्या है, चार्ज्ड बैटरी ऑफ सेल है। जैसे ATP प्रोड्यूस होता है, एनर्जी क्या हो रही है, प्लस एनर्जी हो रही है ना,
एटीपी प्रोडक्शन जब होता है तो एनर्जी प्लस हो रही है, और जैसे एटीपी ब्रेक डाउन होता है तो क्या हो रहा है, एनर्जी माइनस हो रही है। मतलब एटीपी प्रोड्यूस होना सेल के अंदर, एनर्जी प्लस हो गई, और एटीपी अगर ब्रेक हुआ सेल के अंदर तो एनर्जी लॉस हो गई। इसका मतलब एटीपी का फॉर्मेशन क्या होता है, बॉडी में कंटिन्यू होता है और ब्रेक डाउन भी कंटिन्यू होता है। इसलिए एटीपी इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल करेंसी ऑफ सेल। एटीपी एंड एडीपी आर कॉल्ड एज चार्ज एंड डिस्चार्ज द बैटरी ऑफ सेल। और कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा भी कहा है, एनर्जी इज द एटीपी इज द करेंसी नोट, ATP is the currency node and glucose is the bank balance which can be cashed by cell at any time। याद रखिए ATP क्या है, बायोलॉजिकल करेंसी है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, करेंसी नोट कहेंगे। और ATP प्रोडक्शन किसकी वजह से होता है, ग्लूकोज की वजह से होता है। तो ग्लूकोज क्या है फिर, बैंक बैलेंस है, क्योंकि बैंक बैलेंस रहेगा तभी करेंसी नोट आएंगे ना। तो इसका मतलब सेल के अंदर अगर ग्लूकोज है या फिर ऑर्गेनिक सब्सट्रेट है तो वो सेल क्या करेगी, एनर्जी करेंसी प्रोड्यूस करेगी, मतलब एटीपी प्रोडक्शन करेगी ना। तो उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, एटीपी ब्रोकन डाउन, ओके, एंड एनर्जी नीडेड फॉर यूटिलाइज, हेंस एटीपी एक्ट्स एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल एंड ट्रैप्ड एनर्जी यूटिलाइज इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। देखिए मैंने आपको बोला, जैसे ही एटीपी ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है, उस एटीपी से कुछ एनर्जी रिलीज होती है ना। जैसे ही एटीपी ब्रेक डाउन होता है उस एटीपी से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी, वो जो एनर्जी है कुछ प्रोडक्शन करने एटीपी की वजह से क्या होता है, ओके, एटीपी में क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना। एटीपी के अंदर क्या है, एटीपी कंसिस्ट ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, अभी एटीपी आ गया है इसलिए मैं आपको थोड़ा एटीपी के बारे में बताता हूँ। ओके, व्हाट इज एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं इसको, ठीक है, जिसका प्रोडक्शन भी होता है और ब्रेक डाउन भी होता है। और आप स्ट्रक्चर देखोगे एटीपी का, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। एटीपी में क्या क्या है फिर, दिस इज प्यूरिन नाइट्रोजन बेस, ये क्या है, प्यूरिन नाइट्रोजन बेस है, उसको क्या कहते हैं, आर्जिनिन। आर्जिनिन क्या है, प्यूरिन नाइट्रोजन बेस है। उसके साथ ये कौन है, राइबोज शुगर, व्हाट इज दिस, राइबोज शुगर, दिस इज कॉल्ड एज राइबोज शुगर, ठीक है। और उसके साथ क्या रहता है, 3 फॉस्फेट रहते हैं ना, 1 2 3, इसीलिए इसको कहते हैं एडेनोसिन। इसको और इसको, ये दोनों को मिला क्या कहते हैं, ये दोनों को क्या कहते हैं, एडेनोसिन या एडेनोसाइन कहते हैं दोनों को। किसको किसको, एडेनिन प्लस राइबोज शुगर आर कॉल्ड एज एडेनोसाइन। और कितने फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट है, इसलिए इसको कहते हैं ट्राइफॉस्फेट। और याद रखिए ये जो तीनों फॉस्फेट है उनके अंदर बॉन्ड रहता है, कौन सा बॉन्ड, अल्फा बॉन्ड, बीटा बॉन्ड एंड गामा बॉन्ड। अल्फा, बीटा एंड गामा, ऐसे 3 बॉन्ड रहते हैं ना, ठीक है, अल्फा, बीटा एंड गामा, ऐसे 3 बॉन्ड है। तो उसमें से क्या होता है, जो लास्ट बॉन्ड है गामा बॉन्ड, उसके अंदर 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रहती है ना। किसमें, जो लास्ट बॉन्ड है कौन सा, गामा बॉन्ड जो है, उसमें कितनी एनर्जी है, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी है। तो जैसे एटीपी ब्रेक डाउन होगा, जैसे ही एटीपी ब्रेक डाउन होगा तब एटीपी का कन्वर्जन किसमें होगा, एडीपी में होगा ना। एटीपी ब्रेक होने के बाद लास्ट का जो फॉस्फेट है एटीपी में वो रिलीज हो जाता है, और जब एटीपी का फॉस्फेट निकल जाता है तो एटीपी का कन्वर्जन किसमें हुआ, एडीपी में हुआ। उसको कहते हैं एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। और उस एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस की वजह से क्या होता है, फिर बॉडी के अंदर एटीपी की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट एनर्जी यूज्ड फॉर वेरियस बॉडी एक्टिविटीज। वो एनर्जी, एटीपी से मिली हुई एनर्जी आपके बॉडी के एक्टिविटीज के लिए यूज होती है। सो एटीपी इज कॉल्ड एज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, इन क्या है, और एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्टोर एनर्जी। एटीपी इज द एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है एटीपी के अंदर। ओके, एंड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन हाई एनर्जी केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, मेड अवेलेबल फॉर वेरियस सेल एक्टिविटीज एंड एनर्जी फॉर डिवीजन ऑफ ग्रोथ। मैंने आपको पहले बोला है जो एनर्जी है बॉडी में वो किसके लिए लगती है, ग्रोथ के लिए। ग्रोथ है, अब्जॉर्प्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, लोकोमोशन है, रिप्रोडक्शन है, वो एक्टिविटी के लिए एनर्जी की जरूरत है। ओके, और व्हेनेवर द सेल नीड एनर्जी एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड टू प्रोड्यूस एडीपी। जैसे ही सेल को एटीपी की जरूरत है, जैसे ही बॉडी को एटीपी की जरूरत है, तो सेल के अंदर क्या होता है, एटीपी का हाइड्रोलाइज होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है ना। किसका, एटीपी का हाइड्रोलाइज होता है
और जैसे हाइड्रोलाइज होता है तो एटीपी ब्रेक होता है, और एटीपी ब्रेक होने के बाद एटीपी से क्या बनता है, एडीपी बनता है ना, क्या बनता है, एडीपी बनता है, ठीक है। एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाता है, ओके, एंड रिलीज द एनर्जी हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। तो ये जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो गामा बॉन्ड से रिलीज होती है। जैसे मैंने आपको बोला जो गामा बॉन्ड है उसके अंदर हाई एनर्जी बॉन्ड है, कितना 7.3 किलो कैलोरी जितना एनर्जी है ना, कहाँ पे, गामा बॉन्ड के अंदर इतनी एनर्जी है। सो केमिकल एटीपी क्या है, ट्राइफॉस्फेट ईस्टर्स ऑफ एडिनोसाइन ट्राइबोन्यूक्लियोसाइड्स। क्या है ये, ट्राइफॉस्फेट ईस्टर ऑफ एडिनोसाइन, ओके, एडिनोसाइन। ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट है ना, इसलिए कहते हैं ट्राइफॉस्फेट ईस्टर ऑफ एडिनोसाइन राइबोन्यूक्लियोसाइड, राइबोन्यूक्लियोसाइड। आप बोलेंगे सर राइबोन्यूक्लियोसाइड क्यों कहते हैं, आपको पता होगा, राइबो मतलब राइबो शुगर, और न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर 2 कंपोनेंट आते हैं, कौन कौन से, एडेनिन प्लस राइबो शुगर, एडेनिन प्लस या नाइट्रोजन बेस प्लस राइबो शुगर, ये दोनों को क्या कहते हैं, एडिनोसाइन कहते हैं। मैंने आप बोला आपको, ये क्या है, नाइट्रोजन बेस एडेनिन, प्यूरिन नाइट्रोजन बेस एडेनिन, और उसके साथ जब राइबोस कंबाइन होता है तो दोनों को क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ओके। क्या कहते हैं, ये दोनों को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। बड़ी न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या क्या रहता है, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटो शुगर रहते हैं, इसलिए जिस न्यूक्लियोसाइड के अंदर राइबो शुगर है उसको कहा गया है राइबो न्यूक्लियोसाइड, और जिसके साथ क्या है, एडेनिन है, इसलिए कहा गया है एडिनोसाइन राइबोन्यूक्लियोसाइड। और उसके अंदर कितने फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट है, तो क्या कहा गया है, ट्राइफॉस्फेट ईस्टर कहा गया है ना, इसको एटीपी को कहा गया है ना। एंड इट इज 3 केमिकल बॉन्ड पोटेंट, नेमली नाइट्रोजन प्यूरिन बेस है, ओके। शुगर जो है राइबोस है, राइबोस शुगर का फार्मूला आपको बताया था मैंने, C5H10O5 है, ओके। और ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है, कौन सा, प्यूरिन नाइट्रोजन बेस है, जिसको हम एडेनिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडेनिन बोलते हैं। और जब ये राइबोन्यूक्लियोसाइड के साथ, ये जो राइबोन्यूक्लियोसाइड है उसके साथ फॉस्फेट अटैच होता है तब जाके बनता है एटीपी ना। राइबोन्यूक्लियोसाइड के साथ एडिनोसाइन, राइबोन्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट अटैच होता है तो उसका क्या बनता है, एटीपी बनता है। क्या बनता है, एटीपी। तो फिर ओके, कैन एडेड, तो एडिनोसाइन बनता है, और एडिनोसाइन प्लस मोनोफॉस्फेट, फॉर एग्जांपल ये एडिनोसाइन है प्लस 1 फॉस्फेट है, तो क्या कहेंगे, एडिनोसाइन प्लस 1 फॉस्फेट इज इक्वल टू एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसाइन प्लस 2 फॉस्फेट इज इक्वल टू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एडिनोसिन प्लस 3 फॉस्फेट इज इक्वल टू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ आ रहा है ना, एडिनोसाइन प्लस 1 फॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन प्लस 2 फॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एडिनोसिन प्लस 3 फॉस्फेट, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसकी वजह से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर कितने फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट यहाँ पे आपको मिलते हैं, 3 फॉस्फेट्स आर देयर इन द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस वजह से तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड रहता है। एंड 2 टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप जो है, 2 टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड जो है जहाँ पे हाई एनर्जी रहती है, बीटा एंड गामा बॉन्ड जो है, बीटा एंड गामा बॉन्ड लास्ट के बॉन्ड है, उसमें एनर्जी ज्यादा रहती है। एंड तो एनर्जी रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एनर्जी कन्वर्शन इन द ADP एंड ATP लेवल ना। Whenever energy release, ATP synthesis takes place. When energy release, देखिए जब हम फूड खाते हैं ना, जब फूड खाते हैं हम, उस फूड से एनर्जी रिलीज होती है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस खाने के बाद उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एनर्जी बॉडी में स्टोर होती है, तो उस दौरान क्या होता है, ATP सिंथेसिस होता है ना। फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी क्या करते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करते हैं ना, ओके। देन एटीपी सिंथेसिस टेक प्लेस, एंड व्हेन एनर्जी रिक्वायर, जब एनर्जी की जरूरत है बॉडी को, जब एनर्जी की बॉडी को जरूरत है, तब एटीपी का क्या होता है, हाइड्रोलाइज होता है, ब्रेक डाउन होता है ना।
मतलब कभी एटीपी बन रहा है तो कभी एटीपी ब्रेक डाउन हो रहा है, कैसे बॉडी के अंदर, ओके, डिपेंड ऑन सिचुएशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी मेंटेन करता है एटीपी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ओके। और आपको बोला था मैंने अगर एक एटीपी ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से लास्ट बॉन्ड ब्रेक होता है और उसमें से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिलती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एटीपी। एटीपी के बारे में बताया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन डेफिनेशन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन इज द इंट्रासेलुलर प्रोसेस, इंट्रा मतलब सेल के अंदर होते हैं, इंट्रासेलुलर प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ complex organic substance broken down in a stepwise manner to release energy in a immediate conversion into metabolically usable form of energy called ATP ना। इंट्रासेलुलर प्रोसेस है जहां पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सट्रेट का ब्रेकडाउन होता है और उसका कन्वर्शन सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है और उसी दौरान एटीपी प्रोड्यूस होता है ना। क्या होता है? एटीपी प्रोड्यूस होता है, इसी को कहते हैं हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन। समझ आ रहा है ना? सेल के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होके सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है तो उसको कहते हैं हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आपको तो याद होगा, आई थिंक आपको याद होगा सेलुलर रेस्पिरेशन की रिएक्शन आपको याद होगी, ओके। आपने बहुत 2-3 चैप्टर में पढ़ा है सेलुलर रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या है। सेलुलर रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या है? एरोबिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या है, ओके। रिएक्शन क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन की? क्या होता है? C6H12O6 plus 6O2 give rise to 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP। तो होता क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और उसका क्या है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्शन, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू complex organic substance converted into simple inorganic substance so called as catabolic process, so called as cellular respiration कहते हैं इसको। और दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है वो ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है ना। सो उसको क्या कहते हैं हम लोग, बायोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन इज वन ऑफ द बायोकेमिकल प्रोसेस जहां पे कुछ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं या कुछ मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं। तो जब प्रोड्यूस होते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग बायोसिंथेसिस प्रोसेस पे कहते हैं ना। तो प्लांट में ब्रीदिंग होता है क्या? अगला जो पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूं चैप्टर का, ओके। वेदर ब्रीदिंग ऑकर इन द प्लांट्स, ब्रीदिंग, ओके, ब्रीदिंग ऑकर इन प्लांट मतलब प्लांट में ब्रीदिंग होता है क्या? व्हाट इज ब्रीदिंग? आपको पता है ब्रीदिंग? या डू प्लांट ब्रीथ? डू प्लांट ब्रीथ, ओके। मतलब प्लांट में ब्रीदिंग होता है क्या? क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया आपको, ओके। प्लांट में ब्रीदिंग होता है क्या? तो आपको पता होगा जैसे हमारे बॉडी में ब्रीदिंग होता है, हमारी बॉडी में जब ब्रीदिंग होता है तो क्या करते हैं हम लोग, O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं ना। व्हाट इज ब्रीदिंग? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीजिंग ऑफ CO2 इन द बॉडी इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। तो ऐसा प्लांट में ब्रीदिंग होता है क्या? प्लांट में ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं होती है, मगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है प्लांट में। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रोसेस होती है प्लांट में। और याद रखिए हमारी बॉडी में ब्रीदिंग करने के लिए कौन है? ट्रकिया है, नोज है, लंग्स है, ओके। तो प्लांट के बॉडी में वैसे ऑर्गन नहीं है जो रिस्पिरेशन कर सके, ओके। आपको पता है एनिमल के बॉडी में अलग अलग ऑर्गन है। फिश में गिल्स है, कॉकरोच में ट्रकिया है, ठीक है। कुछ एनिमल में बुक लंग्स रहते हैं, बुक लंग्स, ओके। कुछ एनिमल्स में लंग्स रहते हैं, मतलब डिफरेंट एनिमल हैज डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बट प्लांट हैज नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, नो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है प्लांट में, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है प्लांट में। तो प्लांट में रेस्पिरेशन करने के लिए जो होल रहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए, तो वो है कौन? एक है स्टोमाटा जो लीफ के ऊपर रहता है और दूसरा है लेंटिसेल्स जो स्टेम के ऊपर रहता है ना। स्टोमाटा इज द नेचुरल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन लीफ एंड लेंटिसेल इज द नेचुरल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन स्टेम और रूट। स्टेम के ऊपर या रूट के ऊपर जो नेचुरल ओपनिंग रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लेंटिसेल बोलते हैं। सो उसके द्वारा
through that lentition and stomata plant get breathing, plant get respiration, plant get exchange of gases, ठीक है। so release carbon dioxide plant क्या करते हैं, स्पेशल ऑर्गन में नहीं है जैसे कि एनिमल में होना चाहिए होता है, प्लांट में नहीं है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्पेशल नहीं है। सो व्हाई रीजन फॉर एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्लांट्स, तो उसका रीजन क्या है, प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं है। ओके, एनिमल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, एनिमल में आपको पता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मगर प्लांट में क्यों नहीं है, ठीक है। तो उसका पॉइंट है रीजन फॉर absence of respiratory organ in plants। प्लांट में क्या रीजन है, तो यहाँ पे आपको 1 2 3 ऐसे रीजन दिए हैं, 1 2 and 3, ये 3 रीजन दिए हैं, याद रखिए 3 रीजन दिए हैं। ओके, रीजन फॉर एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन प्लांट्स, प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं है, उसके 3 रीजन दिए हैं। उसका पहला रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फर्स्ट रीजन। ओके, व्हाट इज रीजन, फर्स्ट रीजन इज प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसेस एक्सचेंज विद लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट्स। प्लांट में क्या होता है, हर एक पार्ट में क्या होता है, ओके, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट्स क्या करता है, टेक केयर ऑफ गैसेस एक्सचेंज। ओके, हर एक पार्ट क्या करता है, खुद की केयर करता है, खुद की केयर करता है गैस एक्सचेंज के लिए। ओके, तो वहां पे हर एक सेल को, हर एक पार्ट को गैस मिलता है और उसी वजह से वहां पे ट्रांसपोर्ट का नहीं होता, किसका, गैसेस का। टेक केयर ऑफ द गैस एक्सचेंज, कौन, ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स टेक केयर ऑफ देयर गैसेस एक्सचेंज, इसलिए उनमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता गैस का। दूसरा रीजन दिया है, प्लांट नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड ऑफ गैस एक्सचेंज। ओके, आपको पता है प्लांट को गैसेस एक्सचेंज की उतनी ज्यादा डिमांड नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही पता होगा रूट है, स्टेम है और लीफ है, जिसमें रिस्पिरेशन ज्यादा नहीं होता, प्लांट में रिस्पिरेशन ज्यादा नहीं होता। किसके कंपैरिजन में, एनिमल कैसे करते हैं, रिस्पिरेशन फास्ट करते हैं, एनिमल में रिस्पिरेशन फास्ट होता है मगर प्लांट में रिस्पिरेशन बहुत ही स्लो होता है। ओके, और वो जो पार्ट है प्लांट के अंदर, रूट, स्टेम, लीफ, वो रिस्पिरेशन स्लो करते हैं। तो आप बोलेंगे सर प्लांट में रिस्पिरेशन कहाँ ज्यादा होता है, फिर याद रखिए प्लांट में ज्यादा रिस्पिरेशन होता है जर्मेटिंग सीड में और फ्लावरिंग बर्ड में। इसलिए जर्मेटिंग सीड और फ्लावर बर्ड जो है प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रिस्पिरेशन यूज करते हैं ना। अगर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करना है किसका, रिस्पिरेशन का, उसके लिए यूज करते हैं। तो इसका मतलब रूट में, स्टेम में, लीफ में रिस्पिरेशन क्या हो रहा है, स्लो होता है। ओके, और ओनली during photosynthesis, okay, large volume of gas exchange takes place, leaf adapted to take care of an over gas exchange, okay, and moreover leaves also utilize to release during photosynthesis। आपको पता होगा प्लांट में क्या होता है, प्लांट में क्या होता है, during photosynthesis जब फोटोसिंथेसिस होता है, ओके, तो क्या होता है, लीफ रिलीज क्या, O2। ओके, फोटोसिंथेसिस के दौरान जब डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है, लीफ से क्या होता है, O2 रिलीज होता है, एंड दैट O2 ओके, ये जो O2 है वो क्या करते हैं, फिर यूटिलाइज कब, यूटिलाइज ड्यूरिंग दैट O2 यूटिलाइज ड्यूरिंग, वो यूटिलाइज करते हैं कब, ड्यूरिंग रिस्पिरेशन एट नाइट। समझ रहा है ना, जिस लीफ के अंदर दिन में फोटोसिंथेसिस होता है वहां पे O2 रिलीज होता है और वही O2 लीफ यूटिलाइज करते हैं कब, नाइट में, कब, रिस्पिरेशन में। इसका मतलब जिस सेल में जिस पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहां पे ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए प्लांट में क्या बोल रहा हूं मैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत है, क्योंकि लीफ खुद क्या करते हैं, गैसेस ले पाते हैं ना। और तीसरा रीजन जो है, ओके, प्लांट सेल्स आर क्लोज पैक्ड लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ प्लांट्स। ओके, प्लांट के जो सेल है, ओके, प्लांट सेल्स आर क्लोज कॉन्टैक्ट विथ एटमॉस्फेयर। हर एक सेल जो है प्लांट की वो एटमॉस्फेयर भी कांटेक्ट में है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, इसलिए वो क्या होता है, उस सेल में लूजली पैकिंग होने की वजह, सेल के अंदर क्या होता है, लूजली पैकिंग होता है ना, इंटरसेलुलर स्पेस रहता है, इसलिए क्या होता है, वो सेल क्या करते हैं, वो एक दूसरे से सेल सप्लाई करते हैं क्या, ऑक्सीजन वगैरह, एंड लिविंग सेल लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस
ऑफ लीफ एंड स्टेम आल्सो। तो आपको बताया मैंने बीनीथ द बार्क, स्टेम में कहाँ रहते हैं, स्टेम में बार्क के नीचे रहते हैं कौन, ओपनिंग, तो उसको लेंटिसेल बोलते हैं। और लीफ के ऊपर क्या रहता है, स्टोमेटा रहता है, वो भी सरफेस के ऊपर रहता है। और जो प्लांट का सरफेस है वो सरफेस कांटेक्ट में आने की वजह से प्लांट का सरफेस कांटेक्ट में आता है एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, इसलिए वहां पे रिस्पिरेशन फास्ट हो जाता है। ओके, एंड प्रोवाइड एंड लैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा सेल इन लीव्स, स्टेम एंड रूट्स एंड प्रोवाइड इंटरपेनिट्रेटेड नेटवर्क इजीली गैस एक्सचेंज। एंड वहां पे क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है किसका, ग्लूकोज का। याद रखिए, दिन में प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, नाइट में प्लांट रिस्पिरेशन करते हैं। तो जब रिस्पिरेशन करते हैं वो है एरोबिक रिस्पिरेशन, और जब एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं तो ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन हो जाता है। और कंप्लीट कंबशन होने की वजह से अभी आपको मैंने रिएक्शन लिख के दी थी किसकी, सेलुलर रिस्पिरेशन की। ओके, सेलुलर रिस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके CO2 एंड वाटर रिलीज होता है ना, उसी के साथ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ना। ओके, क्या हो रहा है, C6H12 O6 ग्लूकोज है प्लस 6O2 आ गया, तो उसमें से क्या बनता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। तो याद रखिए, जब एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, जब एरोबिक रिस्पिरेशन होता है तब O2 यूटिलाइज होता है, और जब O2 यूटिलाइज होता है तब क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। एंड ड्यू टू कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज रिलीज मोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज 38 ATP ना। एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और उसके वजह से क्या होता है, एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, कितनी, 38 ATP, दैट इज 19 टाइम मोर देन अनएरोबिक रिस्पिरेशन। क्योंकि आपको पता होगा अनएरोबिक रिस्पिरेशन में ओनली 2 ATP फॉर्म होते हैं, और एरोबिक में कितने हो रहे हैं, 38 होती है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे तो उधर 2 है, यहाँ पे 38 है, इसका मतलब 19 टाइम ज्यादा है ना, किसमें, एरोबिक रिस्पिरेशन में एटीपी प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, एंड दैट एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय सेल एंड यूजेस कैटाबोलिक प्रोसेस एंड एटीपी सिंथेसिस, एंड दैट्स व्हाई इनसाइड द सेल व्हाट हैपन, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो याद रखिए, जब सेलुलर रिस्पिरेशन होता है तब कुछ एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है, एंड सम ऑफ द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। सेलुलर रिस्पिरेशन में क्या होता है, 40% एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, कितना, 40% एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड 60% एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। सेलुलर रिस्पिरेशन में 40% एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है, और 60% एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। और जब हीट के फॉर्म में रिलीज होती है तब हीट की वजह से क्या होता है, उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है ना। सो सेलुलर रिस्पिरेशन में 2 तरीके की एनर्जी आपको मिलती है, कौन कौन सी, एटीपी एंड हीट। ठीक है, सो ड्यूरिंग रिस्पिरेशन ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है और CO2 एंड वाटर रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट। रिस्पिरेशन में क्या क्या हो रहा है, CO2 एंड वाटर रिलीज होते हैं, क्या, एज अ बाय प्रोडक्ट बोल के यूज होते हैं, कहां पे, एरोबिक रिस्पिरेशन में। सेलुलर रिस्पिरेशन में प्रोसेस होती है। ओके, उसके बाद मैं आपको छोटा सा पॉइंट पढ़ रहा हूं, टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। ठीक है, कौन सा, टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। मैंने अभी तक क्या क्या लिया आपको, रिस्पिरेशन क्या है, रिस्पिरेशन में कौन सी प्रोसेस होती है, रिस्पिरेशन में ग्लूकोज का बेसिक ब्रेकडाउन होता है, प्लांट में ब्रीदिंग होता है क्या, ओके, क्यों नहीं होता है, क्या रीजन है उसके पीछे। ओके, प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं, उसके पीछे क्या रीजन है वो आपको पता है मैंने आपको। ठीक है, अभी मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूं, दैट इज टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। तो जनरली सबको पता है रिस्पिरेशन जो है सेल के अंदर होता है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट्स, बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट्स मतलब कौन से सबस्ट्रेट यूज होते हैं, कहां पे, सेलुलर रिस्पिरेशन में। अकॉर्डिंग टू दैट इसके 2 टाइप होते हैं, दैट इज वन इज कॉल्ड एज फर्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, ब्लैकमैन क्लासिफाइड देम इनटू 2 टाइप्स, दैट इज फ्लूइडिक रिस्पिरेशन, किसने किया, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट्स, किसने किया, ब्लैकमैन ने क्या किया। ओके, फ्लूइडिक रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन से, अकॉर्डिंग टू दैट उसमें 2 टाइप बनाए, कौन कौन से, नंबर 1 fluidic respiration. Okay, fluidic respiration occur inside the
साइटोप्लाज्म। फ्लोटिंग रिस्पिरेशन जो है, फ्लोटिंग रिस्पिरेशन कहाँ होता है? ओके, ऑकर ओके व्हेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज यूज्ड, फ्लोटिंग रिस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज यूज्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है फिर फ्लोटिंग रिस्पिरेशन में? ओके, सबस्ट्रेट यूज होता है, कौन होता है यूज? फैट और कार्बोहाइड्रेट्स। समझ में आ रहा है ना? और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, रिस्पिरेशन के मैंने दो टाइप बनाए, किसके अकॉर्डिंग? ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रिस्पिरेशन में कौन से सबस्ट्रेट यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग दो टाइप बनाए। कौन से दो टाइप? फ्लूइडिक रिस्पिरेशन में कौन सा सबस्ट्रेट यूज करते हैं? फैट और कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा जो रिस्पिरेशन है दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन। तो प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन में क्या होता है? सेल क्या यूज करती है? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूज करते थे, प्रोटीन ना। यहाँ पे ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट कौन सा यूज हो रहा है? फैट और कार्बोहाइड्रेट। कहाँ पे? फ्लूइडिक रिस्पिरेशन में। और यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन में क्या हो रहा है? प्रोटीन यूज होता है। याद रखने के लिए आपको बोल रहा हूं मैं, प्रोटीन, ओके नहीं? प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन में प्रोटीन यूज होता है। ओके, और ऑन द बेसिस ऑफ वेदर ऑक्सीजन यूटिलाइज और नॉट, सेल के अंदर ऑक्सीजन यूज होता है या नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग भी सेल के अंदर ऑक्सीजन यूज होता है या नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग भी सेल के टाइप होते हैं ना दो रिस्पिरेशन के। किसके ऊपर? ये हो गए ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स यूज, ये दो टाइप हो गए। कौन से? फ्लूइडिक रिस्पिरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन। और नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्या? O2 यूज। ओके, O2 यूज होता है या नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग उसके दो टाइप होते हैं। और कौन से दो टाइप होते हैं? वन इज एरोबिक रिस्पिरेशन। जिस रिस्पिरेशन में क्या होता है? O2 यूज होता है। और दूसरा जो है दैट इज अनएरोबिक रिस्पिरेशन। इसकी डेफिनेशन तो आप स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हो। एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या है? नो यूज ऑफ O2 यूज नहीं होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है एरोबिक रिस्पिरेशन की? द टाइप ऑफ रिस्पिरेशन इन विच देयर इज नो यूज ऑफ फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। यहाँ पे यूज होता है टाइप ऑफ रिस्पिरेशन इन विच, एरोबिक रिस्पिरेशन में टाइप ऑफ रिस्पिरेशन इन विच फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज्ड कॉल्ड एज एरोबिक रिस्पिरेशन। एंड अनारोबिक क्या है? टाइप ऑफ रिस्पिरेशन इन विच फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड, ऑक्सीजन यूज नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम लोग अनएरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप है, दोनों में फर्क क्या है? एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। किसका? ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इसकी वजह से क्या होता है? मोर एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। एरोबिक रिस्पिरेशन में O2 प्रेजेंट होने की वजह से कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी ज्यादा यूज होती है ना। ठीक है, और एरोबिक रिस्पिरेशन में आपको क्या क्या मिलता है? फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है आपको वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है ना। अभी जो आपको इक्वेशन लिख के दिया था एरोबिक रिस्पिरेशन का वही था। और अनारोबिक रिस्पिरेशन क्या हो रहा है? अनएरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज ना होने की वजह से इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। किसका? ग्लूकोज का। ओके, क्या होता है? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इनकम्प्लीट क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है इसका, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का या ग्लूकोज का। तो उसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पे आपको बोला मैंने 38 ATP प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ पे क्या होता है? ओनली 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं ना। कहाँ पे? अनएरोबिक रिस्पिरेशन में ओनली 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन यूज होता है। ओके, और आपको ये भी पता होगा एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए क्या क्या चाहिए? एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए साइटोप्लाज्म चाहिए और माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है। और अनारोबिक रिस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? खाली साइटोप्लाज्म चाहिए, क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता। जहां पे अनारोबिक रिस्पिरेशन होता है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है या उसका यूज नहीं होता है। ओके, सो नो यूज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देयर एंड दैट्स व्हाई वी बिलीव दैट फर्स्ट सेल ऑफ द प्लैनेट, इसलिए कहा जाता है कि जो पहली सेल आई इस प्लैनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर, वो कैसी थी? अनएरोबिक थी। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा अर्थ के ऊपर जो पुराना एटमॉस्फेयर था, रेडिएशन टाइप था, वहां पे ऑक्सीजन फ्री नहीं था। तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं था, इसका मतलब पहली सेल कौन सी बनी होगी?
अनएरोबिक सेल बनी होगी, ओशियन वाटर में बनी होगी, हेटेरोट्रॉपिक थी, अनारोबिक थी, हेटेरोट्रॉपिक थी और ओशियन में बनी कौन सी फर्स्ट सेल जो इस प्लैनेट में बनी उसका नाम है अनएरोबिक सेल, ठीक है, लिविंग सिस्टम में बन गई और सेवरल अडॉप्टेड अनारोबिक कंडीशंस एंड और उसके बाद ये अनारोबिक रेस्पिरेशन के अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या और दो टाइप है, कौन से, एक फैकल्टेटिव एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स, ओके पहला, और दूसरा ऑब्लिगेटरी अनएरोब्स, किसके टाइप है ये, अनएरोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप है, फैकल्टेटिव एनारोब्स और ऑब्लिगेटरी एनारोब, दोनों में फर्क क्या है, बहुत सिंपल फर्क है। फैकल्टेटिव एनारोब मींस दीस आर द एरोबिक ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन रेस्पायर इवन इन एब्सेंस ऑफ O2, मतलब ये है एरोबिक, फैकल्टेटिव एरोब कैसे है, एरोबिक मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मगर जब ऑक्सीजन नहीं है तभी रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब फैकल्टेटिव एनारोब ऐसे ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, ओके वर्क करते हैं कब, इन प्रेजेंस और एब्सेंस, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्या, O2। फैकल्टेटिव एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तभी भी रेस्पिरेशन करते हैं, मगर प्रेजेंस में और एब्सेंस में कर रहे हैं काम। और उसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं फैकल्टेटिव एनारोब्स का, फैकल्टेटिव एनारोब का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज ईसर्चिया कोलाई, बैक्टीरिया है ना, ईसर्चिया कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है जिसको हम फैकल्टेटिव एनारोब बोलते हैं, जो है एरोबिक मगर ऑक्सीजन ना रहने के बाद भी, ऑक्सीजन नहीं रहा तो भी वो रेस्पिरेशन कर पाते हैं, इसीलिए वहां पे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करते हैं, उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। और दूसरा ऑब्लिगेट एनारोब जो है, ऑब्लिगेट एनारोब जो है वो कब काम करते हैं, ओनली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके ऑक्सीजन एब्सेंट रहा तो ही काम कर पाते हो, तो उसको कहते हैं अनएरोबिक क्या, ऑब्लिगेटरी एनारोब कहते हैं। और उसके जो आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये तो कोई एग्जांपल आपको पता होगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये तो फॉर एग्जांपल सबको पता है, जो मिल्क का कन्वर्जन कर्ड में करते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसको हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। और दूसरा एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, ओके दूसरा एग्जांपल कौन सा है, पहला है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है और दूसरा एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, ओके ये दो ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है, ऑब्लिगेट एनारोबिक कंडीशन है, मतलब ऑक्सीजन नहीं रहा तभी काम कर पाते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। और फिर सेल के अंदर क्या होता है, इन एनी केस लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन एंजाइमेटिक मशीनरी पोटेंशियली ऑक्सीडाइज्ड ग्लूकोज विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो होता क्या है, जब सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं है तो सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं यूज होता, ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है विदाउट ऑक्सीजन, और फिर ग्लूकोज से क्या बनता है, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है, और उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ये भी बताऊंगा, माइटोकॉन्ड्रिया, और उसी के साथ साथ आपको ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन के वैसे दो पार्ट हमने लिए है, इससे पहले आपको मैंने फर्स्ट पार्ट लिया इंट्रोडक्शन का और इसमें आपको सेकंड पार्ट लिया रेस्पिरेशन का। सो दिस इज अबाउट रेस्पिरेशन चैप्टर इन डिटेल, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे। And hence, they have to be supplied with food from leaves. The process of breathing is connected to the oxidation of food inside the cells. While breathing involves gas exchange between organisms and the environment, respiration involves the breakdown of the C-C bonds of complex compounds of food using oxygen to release energy inside the cells. In eukaryotes, it takes place in three distinct stages, namely glycolysis in cytoplasm, Krebs cycle,
and the electron transport chain, or ETC, in the mitochondria. Since it takes place inside the cells, it is called cellular respiration. The oxidized compounds are called respiratory substrates. Carbohydrates are the usual substrates for cellular respiration, but proteins, fats, and other organic acids are also used by plants in certain conditions. During the oxidation of respiratory substrates, energy is not released directly in the cell. Instead, it is released slowly in a series of steps controlled by several enzymes. While a small part of the energy is released as heat, most of it is used for synthesizing adenosine triphosphate, or ATP, a high-energy molecule. ATP is utilized for carrying out all the activities such as absorption, transport, movement, reproduction, and breathing. Compounds like NADH formed during the oxidation of respiratory substrates are utilized in the ETC to derive energy in the form of ATP. The carbon skeleton obtained during respiration is used in the synthesis of other biomolecules like nucleic acids. When the oxidation of food substances takes place in the presence of oxygen, it is called aerobic respiration. It yields water and carbon dioxide as the byproducts. This type of respiration takes place in humans, plants, and some bacteria. When the oxidation of food substances takes place in the absence of oxygen, it is called anaerobic respiration. It yields alcohol and carbon dioxide as the byproducts. This type of respiration takes place in anaerobes and archaea. Anaerobes are divided into facultative anaerobes and obligatory anaerobes. Examples of facultative anaerobes include Escherichia coli, that can survive in the presence as well as absence of oxygen. Examples of obligatory anaerobes include Clostridium tetani, that survive only in the absence of oxygen. All living organisms contain cells that derive energy by breaking down nutrients like glucose during the process of respiration. The energy thus released is trapped in the form of adenosine triphosphate, or ATP. The energy currency of the cell. The breakdown of nutrients takes place with the help